आप सभी को राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील और स्टार IQ अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। लेके हाजिर हूं मैं आप सभी की फेवरेट क्लास ब्यूटी ऑफ NCERT यानी कि NCERT ज्योग्राफी हम लोग बीते दिनों से पढ़ रहे हैं। क्लास 7 की NCERT हम लोग पढ़ रहे हैं। सब्जेक्ट हमारा ज्योग्राफी है और आज हमारा चैप्टर नंबर भी 7 है। 7th क्लास की ज्योग्राफी और 7th हमारा चैप्टर है। बहुत अच्छी बात है कि इस चीज़ को आप लोग बहुत पसंद कर रहे हो, इस सीरीज को बहुत पसंद कर रहे हो। एटलीस्ट जितने बच्चे भी इसको देख पा रहे हैं, या यूं कहिएगा आप लोग जितने बच्चे भी इस चीज़ का मर्म जान पा रहे हैं, उतनी ही अच्छी बात है। क्योंकि मेरा ये सपना है कि जितने भी बच्चे आप देख पा रहे हो या जितना का भी थोड़ा डेडिकेशन है, जितना का भी यूं लग रहा है कि मैं आने वाले टाइम में कुछ अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो प्लीज़ वो अभी से ही तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा। क्योंकि 2021 के लिए आपको लगभग अब 1 साल का टाइम आपके पास में है। बाकी 1 साल का पूरा तो नहीं कहूँगा, बाकी कम है महीने 2-3 तो, लेकिन फिर भी एटलीस्ट आपके पास में 1 ईयर है। तो प्लीज़ आप जो है अभी से डेडिकेशन होके या अपना 100% फोकस देके प्लीज़ तैयारी शुरू कर दीजिएगा। ये मैं आपकी यूँ कहिएगा उंगली पकड़ के चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। करना तो सब कुछ आप ही को ही है। मैं आपके अंदर वाला जो आप ओरिजिनल जो हो ना, वो जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। होपफुली जिस बच्चों को ये NCERT पढ़ के बड़ा मज़ा आ रहा होगा, या होपफुली जिसको UPSC या IAS जैसी चीज़ों को सुन के या अकेले बैठ के अच्छा फील हो रहा होगा, उन लोगों के लिए क्लासें हैं। और वही बच्चा जो है होपफुली आने वाले टाइम में कुछ अच्छा कर पाए। आप अपने घर परिवार का तो नाम रोशन करेंगे ही करेंगे, हम जैसे गुरुओं का भी बहुत ज़्यादा सहयोग मिलेगा, या यूं कहिएगा हमारा भी एक मान होगा। जैसे कल को आप अगर कहते हैं कि हाँ गुरुजी आपकी वजह से या आपने थोड़ी बहुत हेल्प की है कहीं ना कहीं, या अंदर से यूं कहिएगा जगाया है। देखो 100% तो हेल्प आप अपने आप खुद ही करेंगे, लेकिन अगर मैं आपको हल्का फुल्का रास्ता दिखा पाया तो वही बहुत बड़ी बात ही समझूंगा मैं। तो प्लीज़ कोशिश करिएगा और वो दिन लेके आइएगा कि जिस दिन आप मुझे मैसेज करके, कॉल करके या पर्सनली मिल के कहें कि गुरुजी आज मैं IAS बन गया हूँ, बन गई हूँ, तो बहुत अच्छा फील होगा मुझे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारी ब्यूटी ऑफ NCERT को। ठीक है, और अगर आपको इन सभी लेक्चर्स का PDF फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार IQ PDF पे पहुंच जाइएगा। स्टार IQ क्विज के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसमें अपने फ्रेंड सर्कल को भी ऐड कर सकते हैं। आप मुझे सभी लेक्चर्स की अपडेट के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पे स्टार IQ एजुकेशन सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। मेरी पर्सनल ID इंस्टा और फेसबुक पे है, वो साइंटिस्ट स्टार सुनील से है, आप मुझे वहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं। आइए हमारा चैप्टर नंबर 7 पढ़ते हैं। छोटा सा चैप्टर है आज, कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है हमारा, बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं। 2-3 फैक्ट्स ही हैं, बताने जरूरी थे आपको, इसलिए चैप्टर करवा रहा हूं। चैप्टर नंबर 7, इसका नाम क्या है? ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। मानव पर्यावरण, निपटान, परिवहन और आपका संचार। ठीक है, सेटलमेंट का मतलब आप रिहायशी से भी जोड़ सकते हैं कि जहां पे आप लोग रहते हैं उस जगह का भी हमें जो है जानना है या समझने के बारे में कोशिश करनी है। बहुत आसान है, आप लोग एनवायरनमेंट ऑलरेडी जान चुके हैं और आप लोग ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के बारे में नहीं जाने हैं चैप्टर्स के अंदर तो, लेकिन ऑलरेडी आप लोग आज के टाइम में इसी से तो कनेक्टेड है। लाइक अगर आप मेरी अभी वीडियो देख रहे हैं फिलहाल ये यूट्यूब पे, तो ये कम्युनिकेशन के ही माध्यम से देख पा रहे हो, जिसका नाम है इंटरनेट। या आप कह सकते हो कि सेटलमेंट, जहाँ पे आप लोग रह पा रहे हैं वही तो आपकी जगह है, सेटलमेंट का ही इलाका है। एनवायरनमेंट ऑलरेडी आप लोगों ने ज्योग्राफी जब 7th क्लास की शुरू की थी तो सेटलमेंट एनवायरनमेंट से ही तो आपने शुरू की थी। पर्यावरण क्या होता है ये तो आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। फिर भी यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं, उनको हम लोग जान के कोशिश करेंगे क्या होते हैं वो। देखिए, सबसे पहले आपको मैं एक बात बता देता हूँ, जब भी आप NCERT बुक आपके पास में पढ़ो या लेके आओ, लेके जरूर आओ, ये आपसे मेरा कहना है। नहीं लेके आ पाओ तो कोई बात नहीं है, मुझे तो देखो नई किताबें पढ़ने का बड़ा वो रहता है, मतलब इतना कोड सा हो जाता है मेरे को, यूं कहिएगा जैसे नई किताब आती है तो कई बार तो मेरी मतलब मैं बचपन की यादें बताता हूं आपको। तो जैसे स्कूल में, कॉलेज में था मैं, या यूनिवर्सिटीज के दौरान, तो कोई नई किताब लेके आता तो मैं रात भर में 2-3 रात में उस पूरी किताब को पढ़ देता था, केवल क्यूरियोसिटी से। भले ही मेरे को सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ता था मैं, लेकिन वैसे क्यूरियोसिटी से, क्या टॉपिक दे रखा है, क्या दे रखा है, इस चक्कर में मैं नई किताब को पढ़ डालता था। मतलब मेरे बचपन से ये कहते हैं इंटरेस्ट था बुक्स पढ़ने का, यूं कहिएगा। आज भी खैर वही बरकरार है, जब भी कोई मैं नई बुक लेके आता हूं तो मैं उसे ज़्यादा टाइम नहीं पकड़ता, 2 या 3 दिन के अंदर, चाहे मेरे को मतलब खाना भी ना मिले, मैं पूरी रात में ही पढ़ डालता हूँ। नॉवल भी आज भी ऐसा ही करता हूँ मैं, कभी कोई नॉवल फंस जाए तो मैं एक रात में पूरी खत्म कर देता हूँ उसे।
तो आप लोगों से मेरा कहना है कि आप एनसीईआरटी तो लेके आइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आप थोड़ा फाइनेंशियली थोड़ा सा देख पा रहे हैं तो आप क्या करें, किताबें पुरानी भी लेके आ सकते हैं। मैंने ये भी नोटिस किया था रिसेंट थोड़े दिन पहले ही कि हाफ रेट में किताबें मिलती है, ठीक है। और हाफ रेट में जैसे आपकी कोई भी किताब है 60 रुपये की है तो तकरीबन पुरानी आपको 30 रुपये की मिल जाएगी। बड़ी अच्छी बात है ये कि आप पढ़ी हुई किताबें भी पढ़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरा आपसे कहना है कि आप हर एक क्लास की किताबें लेके आएँ। ऐसा बिल्कुल ना करें कि आप लोग 6वीं से 12वीं की उठा के ले आए, वो मूर्खता साबित होगी आपकी। इतना बड़ा ढेर देख के आप घायल हो जाएंगे खुद ही। और उन किताबों में से आप ये क्या आप जानते हैं, डू यू नो फैक्ट है, इसके लिए एक अलग सी कॉपी बनाएं और उस कॉपी के अंदर इनको लिख डालें आप लोग। चलिए हम लोग बाकी बातें जो है इसकी मैं आपको एक अलग से सेपरेट लेक्चर बनाने वाला हूं आपके लिए जल्दी, उसमें समझाऊंगा। वे स्थान जहां भवन अथवा बस्तियां विकसित होती है उसे बसाव कहा जाता है। द प्लेस वेयर बिल्डिंग और सेटलमेंट डेवलप्ड कॉल्ड इट्स साइट। जहां पे भी हम लोग रहते हैं, जहां पे भवन है यानी कि हमारा घर होता है या बस्तियां होती है या हमारा मोहल्ला होता है, उसे ही हम लोग बसाव स्थान के नाम से पुकारते हैं। आदर्श बसाव स्थान के लिए चयन के लिए प्राकृतिक दशाएं, द नेचुरल कंडीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ एन आइडियल साइट। भाई रहने के लिए सबसे बढ़िया जगह कौन सी होगी, वो आइडियल कंडीशंस कौन सी होगी, उनके लिए क्या क्या पॉइंट हमें जो है कंसिडर करने पड़ते हैं। उनमें सबसे पहला है हमारा अनुकूल जलवायु, यानी कि फेवरेबल क्लाइमेट होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि वहां पे बर्फ पड़ रही है और आप अगर वहां पे रह पा रहे हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको मैं इसका एक लाइव एग्जांपल देता हूं। जैसे कि एग्जांपल से बात करते हैं हम लोग, हमारे ये वाला इलाका है J&K का, ये इलाका है केरला का। अब देखिएगा जम्मू कश्मीर का इलाका जो है या लेह लद्दाख का है, यहाँ पे बर्फ पड़ती रहती है। सियाचिन जैसा देखिएगा वहाँ पे टेम्परेचर अप टू -40 डिग्री 50 डिग्री माइनस तक भी चला जाता है। तो जम्मू कश्मीर जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से तो भारत में 6वें स्थान पे आता है, लेकिन अगर मैं बात करता हूं जनसंख्या की वजह तो आपकी तकरीबन 1% जनसंख्या वहां पे रहती है। तो ये कारण क्या है, वहां पे कारण इतना ही है कि वहां का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा कम है। अंटार्कटिका की बात कर लीजिएगा ना आप लोग, कोई रहता है क्या वहाँ पे, कोई नहीं रहता। अगर आप मुझे आके कहते हैं, जैसे मैंने कल कहा था कि मैं अंटार्कटिका की रानी हूँ, अंटार्कटिका का राजा हूँ सर, तो भले ही आप हो सकते हैं, तो कोई बात नहीं, होइए राजा रानी। उससे क्या फ़र्क है कि कोई वहाँ पे रहता ही नहीं है ना। अच्छा, बहुत ज़्यादा गर्म टेम्परेचर की अगर बात कर लेते हैं हम लोग, जैसे हम लोग सहारा मरुस्थल की बात करते हैं, तो वहाँ कौन रहता हुआ, इतने थोड़ी ना लोग रहते होंगे वहाँ पे। मतलब रेयर टू रेयर कंडीशन की कह सकते हो, कोई आदिवासी कह सकते हो क्या, या कोई रिसर्च वगैरह पर्पज़ के लिए। अंटार्कटिका में भी खैर रिसर्च वगैरह के लिए कुछ है, लेकिन इतने ज़्यादा आप वहाँ नहीं रहते। तो फेवरेबल क्लाइमेट होना बहुत ज़रूरी है। जल की उपलब्धता भी होनी जरूरी है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर भी होना जरूरी है। देखो इन दोनों स्थानों पे वाटर की प्रॉब्लम आएगी। कैसे, जहां बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, वहां पे भी पानी कम होगा, और जहां टेम्परेचर माइनस में होगा वहां पे भी पानी कम होगा, क्योंकि वहां पे बर्फ होगी। बर्फ तो आप खाने से रहे भाई। अच्छा, उपयुक्त भूमि चाहिए हमें, सुटेबल लैंड चाहिए। ये भी एक पॉइंट गर्म और ठंडे वाला भी लागू होता है। जैसे आप कश्मीर चले जाइएगा तो वहाँ पे बर्फ की चादर बिछी हुई है, कैसे वहाँ पे रहेंगे, जमीन थोड़ी ना है। अच्छा, आप रेगिस्तान में जाएंगे तो जमीन वो है, लेकिन वो ना के बराबर ही है। मतलब आप राजस्थान जाके देख लीजिएगा, बुरा हाल हो जाता है। उपजाऊ मिट्टी की बात करते हैं हम लोग तो फर्टाइल सॉइल, हाँ ये भी बहुत जरूरी है। राजस्थान जो है वहां पे आप देखिएगा कि जब भी बारिश होगी तो ही वहां पे कोई फसलें हो सकती है, अदरवाइज होना बड़ा ही रेयर कंडीशन वाला काम है। या फवारा सेट या किसने ट्यूबवेल वगैरह लगा रखा हो, बात अलग है। मतलब वो बारिश पे डिपेंड है कहिएगा आप लोग। ऐसे तो मतलब हमारे हरियाणा पंजाब की तरह तो वो बिल्कुल नहीं है। तो उपजाऊ मिट्टी भी होनी जरूरी है सेटलमेंट के लिए। तो आपको ये 4 पॉइंट जो है अच्छे से याद रखने हैं, और यही चारों आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग या आगे आने वाले किसी भी पेपर के अंदर टिक करके आने हैं। यूपीएससी की एक अच्छी बात होती है कि वहाँ पे टू द पॉइंट लिखना होता है, काम की बातें लिखनी होती है। आप अपनी मर्जी से कह दे कि जो जी सेटलमेंट के लिए बढ़िया पड़ोस होना बहुत जरूरी है, मतलब आस पड़ोस में लड़कियां बहुत सुंदर सुंदर होनी गुरुजी जरूरी है, तो ही हम लोग ना वहाँ पे रहेंगे। तो ये बेटा आपके अकॉर्डिंग बात हुई कि पड़ोस में लड़कियां लड़के सुंदर है तो ही मतलब वो सेटलमेंट है। इसे नहीं कहेंगे या गुरुजी इंटरनेट, जैसे मुझसे पूछे आज कोई कि मतलब बढ़िया जगह कौन सी होगी रहने के लिए सेटलमेंट के लिए, तो मैं कहूँगा जहाँ पे इंटरनेट की स्पीड बहुत बढ़िया आती हो वो बढ़िया जगह हो, चाहे गर्मी हो सर्दी हो कोई बात नहीं चलेगा। लेकिन ये चीज़ें हमें पेपर में नहीं लिखनी, पेपर में हमें लिखनी है ये वाली चीज़ें। ठीक है प्यारे बच्चा, अगली बात पे हम लोग पहुँच रहे हैं। तो क्या बात है हमारे लिए, यह वह स्थान है जहां पर लोग अपने लिए घर बनाते हैं। मतलब यह कौन सा स्थान कहा है इन्होंने, ये वाले जो इलाके हैं ना आपके, यहाँ अगर बसाव वाला इलाका पूछा जाए ना हमें, तो बसाव वाला कौन सा इलाका है, जो है वह स्थान है जहां पे लोग घर बनाते हैं।
दिस इज द प्लेस वेयर पीपल बिल्ड होम फॉर देमसेल्व। अच्छा, शुरुआती मनुष्य पेड़ों और गुफाओं में रहते थे, अब उन्होंने फसल उगाना शुरू किया तो उनके लिए एक स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया है। अर्ली ह्यूमंस यूज्ड टू लाइव इन ट्रीज एंड केव्स व्हेन दे स्टार्टेड ग्रोइंग क्रॉप्स देन इट बिकम नेसेसरी फॉर देम टू बिल्ड ए परमानेंट हाउसेस। इसका मतलब क्या है, मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। देखिएगा, शुरुआत के अंदर अगर हम लोग रहते थे ना, यहाँ पे शुरुआत में अगर हम लोग हड़प्पा सभ्यता या उसके बाद में ऋग्वैदिक काल या और बहुत सारी मेसोपोटामिया सभ्यता या कोई और देशों की सभ्यता के बारे में बात करते हैं आप लोग, तो क्या थे, हम लोग खाने के लिए जो है दर बदर भटकते थे। जैसे आज यहाँ पे खाना, घुमंतु किस्म के लोग थे, आज यहाँ खाना, फिर कल यहाँ चले गए, परसों यहाँ चले गए, तरसों यहाँ चले गए। इसीलिए इनको खाने के लिए तरसते थे या खाने के लिए ही ये जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो इनको लोग खाना बदोश कहा करते थे। ठीक है, खाना बदोश। खाना बदोश का बेसिकली सिंपल सा वर्ड का मीनिंग ही इतना ही है कि जो खाने की तलाश में जगह जगह घूमते रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे विकास हुआ, आगे डेवलपमेंट आई, तो जैसे हड़प्पा सभ्यता के अकॉर्डिंग आप लोग देख लो, वहां पे लोग कितने बढ़िया तरीके से घर बना के रहने लग गए थे। तो ऐसे धीरे धीरे वक्त आगे गुजरता गया तो लोगों ने जो है वो कृषि करना शुरू कर दिया। अच्छा, कृषि करना शुरू कर दिया तो जाहिर सी बात है, उनको खेती अगर कर रहे हैं तो खाने के लिए कर रहे हैं, जैसे गेहूं उगा रहे हैं, चावल उगा रहे हैं, तो अपने खाने के लिए कर रहे हैं। तो अब खाने के लिए तो उन्हें जगह जगह नहीं भटकना पड़ेगा, तो मतलब घुमंतु या खाना बदोश वाला कंसेप्ट तो गया। अच्छा, एक ही जगह खेती कर रहे हैं तो खेती कर रहे हैं, जाहिर सी बात है उन्हें रहना भी पड़ेगा अपना घर बना के। तो जैसे जैसे वक्त बीतता गया तो लोग जो है एक जगह पे रहने लग गए। शुरुआत में तो लोग गुफाओं में रहते थे। गुफाओं में क्यों रहते थे? क्योंकि आज खाना इधर है, कल खाना उधर है, परसों उधर है, तो खाना बदोश ही गुफाओं में रहते थे। लेकिन जैसे जैसे लोगों ने फसल उगाया तो एक अपना घर बना लिया, एक परमानेंट जगह बना ली। नदी घाटियों के पास बस्तियों का विकास हुआ क्योंकि वहां पर्याप्त पानी उपलब्ध था और भूमि उपजाऊ थी। अगर आप मुझसे पूछे ना कि वो 4 कंडीशन जो आपने शुरू में बताया कि टेम्परेचर सही होना चाहिए, जमीन सही होनी चाहिए, पानी उपलब्धता होनी चाहिए, ये सबसे बेस्ट कंडीशन आपको मिलेगी कहाँ पे? ये आपको मिलेगी नदी घाटी पे ही। मैंने आपको 6वीं क्लास के एनसीईआरटी में भी बताया था इसके बारे में कि नदी घाटियों के पास की जो बस्तियां हैं, जहां पे भी नदी होती है वहां का टेम्परेचर लगभग ठीक ठाक सा ही रहता है, देखने को मिलता है। जैसे यूपी की बात कर लीजिएगा, जहां पे गंगा नदी का बेसिन है आपका। अच्छा, मैदान भी है तो आप बहुत उबड़ खाबड़ जमीन पे नहीं है, नदी है तो पानी की सुविधा की वजह से खेती भी आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और नदियां विभिन्न प्रकार की मिट्टियां अपने साथ में लेके आती है, उस वजह से आपकी भूमि भी फर्टाइल हो जाएगी। तो नदियों के आसपास वाला इलाका जो होता है या मैदानी इलाका जो होता है वो सबसे बढ़िया माना गया है रहने के मुकाबले। और भले ही आप दुनिया भर में निगाहें फैला के देख लीजिएगा, जनसंख्या वहीं ज्यादा मिलेगी आपको जहां पे नदी घाटी वाला इलाका है। आप अपने भारत का एग्जाम्पल ले लीजिएगा ना, यूपी की जनसंख्या तोबा तोबा है, दुनिया भर में सबसे ज्यादा है। गंगा नदी वहीं तो बह रही है ना आपकी, ठीक है, गंगा है, यमुना का भी पार्ट है और बहुत सारी नदियां हैं, गोमती है, सरयू है, ये नदियां हैं। तो जनसंख्या भी वहां पे ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि वहां पे फिर इंडस्ट्रीज, बिजनेस उसी हिसाब से जो है ग्रो होने लग जाते हैं। मैदानी इलाका है और गेहूं चावल वगैरह उगाने में भी वो सक्षम है। अगली बात इन्होंने क्या कही है? व्यापार और वाणिज्य के विकास के साथ मानव बस्तियां बड़ी होती गई। विद द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ह्यूमन सेटलमेंट्स ग्रू लार्जर। जैसे जैसे व्यापार बढ़ा, वाणिज्य का क्षेत्र बढ़ा, तो लोगों की बस्तियां भी बड़ी होती गई। अब जाहिर सी बात है, अगर बिजनेस बढ़ेगा तो फिर वही बात है कि बिजनेस बढ़ेगा तो आपकी बस्तियां भी बढ़ने लग जाएगी। धीरे धीरे विकास तो खैर होगा ही होगा। द सेटलमेंट नियर द रिवर वैली फ्लोरिस्ट एंड सिविलाइजेशन डेवलपमेंट। धीरे धीरे जो है नदी घाटी के बाद पास में ही विकसित हुई है। लोग जो है समझने लग गए कि नदियों का क्या महत्व है, किस टाइप से कृषि वगैरह की जा सकती है। उनका बेस्ट एग्जांपल अगर आपको मैं देता हूं, सिविलाइजेशन लाइक इंडस सिविलाइजेशन आप कह सकते हो, टिग्रिस आप कह सकते हो। टाइग्रिस सभ्यता जो है ये नदी के आसपास की ही सभ्यता है जो वहां पे बसी हुई है। मेसोपोटामिया वगैरह कई सारी सभ्यता है दुनिया की जो नदी के किनारे बसी हुई सभ्यताओं के अंदर आप बात करते हैं। एक वर्ड है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा वर्ड आया है, ऋतु प्रवास, ठीक है, ट्रांसह्यूमेनस वर्ड आया है। लोगों के मौसम आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। जो लोग पशु पालते हैं वे मौसम में परिवर्तन के अनुसार नए चारागाहों की खोज में निकल जाते हैं। इट इज अ सीजनल मूवमेंट ऑफ पीपल हु रेयर एनिमल एंड मूव इन सर्च ऑफ न्यू पास्चर्स अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन सीजन। देखिएगा, आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो कि थोड़े घुमंतु किस्म के होते हैं, या कहिएगा आप लोग भेड़ बकरी चराते हैं, जैसे कि आपको फोटो में दिख रहा होगा। तो ये सीजनल जो चेंज होता है उसी के अकॉर्डिंग जो है मूवमेंट भी करते हैं। जैसे ये भेड़ बकरी वगैरह पाल रहे हैं, जहाँ पे घास ज़्यादा है वहाँ उसी इलाके में जाएंगे ये उन्हें चराने के लिए, तो धीरे धीरे तंबू लगा के जो घूमते रहते हैं। गडरिये लोहार हमारे आज भी, अगर आप गाँव से बिलोंग रखते हैं तो कुछ ऐसे लोग आते हैं गाँव में, कुछ समय के लिए आते हैं, फिर वो
एक गांव से दूसरे गांव चले जाते हैं, तीसरे गांव चले जाते हैं। आज भी हैं ये, हालांकि बहुत कम हो गए हैं, मतलब खत्म ही हो गए हैं ये, लेकिन फिर भी ऐसा कबीला आपको देखने को मिल जाता है। उन्हीं को ऋतु प्रवास बोलते हैं, ट्रांसह्यूमनस बोलते हैं। और ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपके अगर पेपर में कहीं आता है, देखो वर्ड आपको कंफ्यूज करेगा, डेफिनेशन तो कुछ भी नहीं है इसकी, डेफिनेशन तो आपको बहुत अच्छे से आती है, इसी वजह से एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। अब आपसे मैं कहता हूं कि ऋतु प्रवास बताइए क्या होता है। अगर आप नाम से ऋतु प्रवास से आंसर लगाएंगे तो आप कुछ और ही कह देंगे। ऋतु आप मतलब जो है कह देंगे कि सर जी मौसम की ऋतु है, गर्मी है, सर्दी है, आप ऐसे तुक्के की कोशिश करेंगे। तुक्का मारेगा वो बच्चा जो नहीं पढ़ा होगा। लेकिन जिसको ऋतु प्रवास का ये एनसीईआरटी पढ़ रखी है उसने, तो क्या बताएगा, लोगों के मौसमी आवागमन को ही ऋतु प्रवास कहते हैं। जो लोग पशु पालते हैं, एनिमल रेयरिंग करते हैं, तो वो क्या करते हैं, मौसम के अनुसार जैसे जैसे मौसम चेंज होता है वैसे अपने चारागाहों की खोज में जगह जगह पे जाते हैं। अगला हमारा कंसेप्ट एनसीईआरटी में दिया है कम्युनिकेशन का, यानी कि संचार का। अब संचार दूसरों को सूचना देना ही संचार होता है। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन टू अदर। आप लोगों को मैं सूचना दे रहा हूं, ये संचार ही तो है, ये कम्युनिकेशन तो हो रहा है। आपको फोन पे आपसे मैं बात कर रहा हूं तो कम्युनिकेशन तो हो रहा है। व्हाट्सएप से मैं आपसे गल्ला गोरियां कर रहा हूं तो ये भी आपका क्या है, कम्युनिकेशन ही तो होता है। डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन हैज ब्रॉट इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड। संचार के क्षेत्र में विकास ने दुनिया में सूचना की क्रांति ला दी है। देखिएगा, मैं संचार का तो नहीं कहूंगा, लेकिन इस जियो ने जरूर क्रांति ला दी है। जब से जियो आया है तब से बहुत सारी चीजें जो है समझने को मिली है और बहुत सारी चीजों पे विकास भी हुआ है। उससे पहले मोबाइल में जियो ये यूट्यूब का ऑप्शन था तो सही, लेकिन फिर भी हम सोचते थे छोड़ो यार ये तो वैसा ही होगा, कोई फोन के काम का होगा, हमारे काम का शायद नहीं होगा। लेकिन जैसे जियो की क्रांति आती है तो समझ जाइएगा यूट्यूब तो बादशाह हो गया। यहाँ पे आप देखिए एजुकेशन है, बल्कि क्या नहीं आता। मैं मतलब अभी कल परसों किसी पड़ोस में किसी घर गया हुआ था, तो एक आंटी हैं वो क्या कर रहे हैं, मतलब खुद वॉइस सर्च करके मैं मतलब एक वहां खड़ा था तो उन्होंने सर्च किया कि अचार कैसे बनाए। मतलब एकदम से मैं चौंका है, मतलब ये बुढ़िया क्या कर रही है, तो देखो तेरी ये तो यूट्यूब का यूज कर रही है और अचार कैसे बनाए, फिर वीडियो निकालते हैं और वो देख पा रही थी। तो मतलब समझ रहे होंगे आप लोग कि कम्युनिकेशन से किस तरीके से जो है सूचना का, इंफॉर्मेशन का जो है वो एक क्रांति आ गई एक टाइप से। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस आर यूज्ड फॉर एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट। अब देखिएगा कम्युनिकेशन का किस लिए यूज करते हैं हम लोग, कम्युनिकेशन का हम एजुकेशन में यूज, जैसे मैं कर ही रहा हूँ एजुकेशन के लिए तो यूज, एंटरटेनमेंट के लिए भी तो करते हैं हम लोग। बोर हो जाते हैं तो कोई गाना सुनने लग जाते हैं, ठीक है, कोई भी गाना है, गाना सुनेंगे, मूवी देखेंगे, कॉमेडी सीरीज देख लेते हैं, वेब सीरीज देख लेते हैं। तो कम्युनिकेशन का हमारी इन सभी चीजों के अंदर यूज हो रहा है आज के टाइम में। कम्युनिकेशन हैज इंटेंसिफाइड विद द सैटेलाइट। देखो कम्युनिकेशन जो है उपग्रहों के साथ भी काम करता है। अब आप यूं मत समझिएगा कि कम्युनिकेशन हमारी या उपग्रह जो सैटेलाइट जो है ना वो केवल और केवल हमारे फोन पे बात करने के लिए है, या गूगल मैप वगैरह के लिए है, या इंटरनेट के लिए सैटेलाइट काम आते हैं। सैटेलाइट और बहुत सारे काम आते हैं। जैसे एग्जाम्पल से मैं बात करता हूँ कि फॉरेस्ट सर्वे में काम आते हैं, या आपके नेवी में काम आते हैं, ग्राउंड वाटर का पता लगाने के लिए काम आते हैं। जैसे रिसेंटली मैंने आपको हरियाणा करंट अफेयर में बताया था कि हरियाणा का भूजल स्तर पिछले 5 सालों में जो है वो काफी नीचे चला गया, 5-5.5 मीटर नीचे चला गया। इसलिए हरियाणा सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू कर रखी है। तो ये कैसे पता लगा इतना नीचे गया, ये सैटेलाइट ही तो होते हैं। डिजास्टर वार्निंग के बारे में, प्री वेदर एस्टिमेट के बारे में, मिनरल रिसोर्सेज के बारे में, कितने खनिज कहाँ पे है, ऐसे कोई थोड़ी ना कोई खुदाई करता है, कोई ऐसे थोड़ी ना कोई तेल का कुआं लगा लेता है। तो ये सारे सैटेलाइट से ही पता लगाए जाते हैं। और जैसे नेवी है, आर्मी है, एयरफोर्स है, ये पर्टिकुलर सैटेलाइट्स जो हैं यूज किया करते हैं। बहुत सारे सैटेलाइट जो हैं वो रिसेंटली आपका इसरो ने भी यूज किया था, ठीक है। इसरो ने दिसंबर 2019 में रडार सैटेलाइट यूज किया था। कैसा ही मौसम हो बेशक, लेकिन इंफॉर्मेशन दी जा सकती है बॉर्डर्स वगैरह के भी। Now we can send electronic mail on email और email via satellite। अब हम लोग सैटेलाइट के माध्यम से तो ईमेल भेजते हैं, हमारा सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट चलाते हैं। अब इंटरनेट आ गया तो बात ही खत्म होगी, टेलीफोन वगैरह यूज कर रहे हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन हमारे पास में पहुंच चुका है। और इंटरनेट से तो पूरी दुनिया में न केवल जानकारी और आपसी निकटता उपलब्ध है, बल्कि हमारा जीवन और भी समृद्ध हो गया है। यूँ कहिएगा जब इंटरनेट है ना तो ही हम लोग एक दूसरे के कितने पास महसूस करते हैं। आप लोग वीडियो कॉल के बारे में तो अच्छे से जानते ही हो, मना मत करना, आप सुबह शाम वीडियो कॉल करते हो, जानू बाबू सोना मोना जादू टोना, बेबी ने खाना खाया, बेबी ने खाना नहीं खाया, ये किया वो किया, खैर जो भी बात है। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि इंटरनेट से हम लोग एक दूसरे के बड़ा ही पास महसूस करते हैं, जब चाहे जिसको वीडियो कॉल कर लेते हैं, ठीक है।
नाक में उंगली ऐसे किया करते हैं, देखो ये दिखाते हैं लोगों को हम लोग, और थोड़ा सा जीवन भी समृद्ध हो गया है। इस लॉकडाउन में मैं कहता हूँ इंटरनेट ना होता, सरकार अगर ये कह देती है कि लॉकडाउन और इंटरनेट भी बंद हो गया, तो मेरे ख्याल से 80% तो लोग सुसाइड कर लेते। उनमें से मेरा नाम तो जरूर शामिल होता है, क्योंकि इंटरनेट पे तो मेरा मतलब पढ़ाई है और है, सारा काम चल ही रहा है। हर किसी का एक अलग अलग यूज़ है, खैर वो अलग बात है। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे फिर आया है कि भारत में अनेक राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग है। भारत में एक्सप्रेस वे का निर्माण नवीनतम है। स्वर्णिम चतुर्भुज महासागरीय योजना है, महामार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। आप देखिएगा 4 भारत के बड़े महानगर है हमारे, तो इन चारों महानगरों को जोड़ने वाली ही ये योजना है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। एक है दिल्ली, एक है यहाँ पे मुंबई, ये बेंगलुरु से होकर गुजरता है यहाँ पे, एक है चेन्नई, एक है कोलकाता। तो बेसिकली इन 4 बड़े महानगरों को जोड़ने वाली स्कीम को ही स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहते हैं। ये भी तो एक कम्युनिकेशन का माध्यम ही है ना, चारों आपस में कनेक्टेड है यहाँ पे, ठीक है। और भी यहाँ पे एक फैक्ट दे रखा है क्या कि जाइनिंग से लाहसा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पे चलती है, जिसका सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से 5072 मीटर है। अब देखो ये सीधे सीधे आपको कॉपी पे लिख लेना है, याद कर लेना है। फैक्ट है क्या कि जाइनिंग से लाहसा के बीच में 4000 मीटर, जाइनिंग से लाहसा के बीच में, चाइना वाला इलाका है, इसके बीच में ये रेलगाड़ी चलती है 4000 मीटर ऊंचाई के ऊपर। अच्छा, एक बात और भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट दे रखा है क्या कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है। ये आपकी एसएससी में अगर आपने घटना चक्र कभी किताब पढ़ी है ना, तो आपको ये क्वेश्चन आपको 2-3 बार रिपीट मिलेगा। मैंने देखा हुआ है, उस किताब को मैंने लगभग 3 से 4 बार पढ़ दिया, याद नहीं हुई, लेकिन इतना जरूर है कि वहां पे वो क्वेश्चन पढ़ा है ऐसे ही। तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो पश्चिमी रूट से सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर जो है वो व्लादिवोस्टोक तक जाता है। यानी कि पश्चिम से पूर्व के बीच में जो होता है, व्लादिवोस्टोक से लेके सेंट पीटर्सबर्ग के बीच का ये रेल मार्ग है। ये दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है। आप इसे जरूर जो है याद कर लीजिएगा, फैक्ट है जो आपको याद करना है। अगला एक इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दे रखा है वाटरवेज के बारे में भी। जल मार्ग लंबी दूरी पर भारी और बड़े आकार के सामान ले जाने के लिए जल मार्ग सबसे सस्ता माध्यम है। आज आपको मैं बता देता हूं, भारत में नहीं विश्व भर में 90% व्यापार जो है वो पानी के माध्यम से ही होता है। क्योंकि अगर आप एयरपोर्ट से अगर बात करते हो, एयरफोर्स का यूज करते हो या प्लेन का यूज करते हो, एरोप्लेन का, तो बहुत ही महंगा पड़ जाएगा। तो बड़े बड़े तेल के कंटेनर है, इवन मेट्रो भी इंडिया में आई थी तो वो पानी के माध्यम से आई है। तो 90% व्यापार जो है दुनिया भर का वो इसी पे ही डिपेंड है, वाटरवेज पे। लेकिन ये दुनिया में 2 टाइप के होते हैं, इट इज मेनली ऑफ 2 टाइप्स। ये मुख्य 2 प्रकार के होते हैं। इनमें एक इनलैंड वाटरवेज होता है, एक आपका अंतर्देशीय होता है। देखो इन दोनों का मतलब क्या है। इनलैंड एंड सी लेन्स नेविगेशन रिवर्स एंड लेक्स आर यूज्ड फॉर इनलैंड वाटरवेज। अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए अंतर्देशीय जलमार्ग और समुद्री लेन नौगम्य नदियों और झीलों का उपयोग किया जाता है। देखो आप लोग अंतर्देशीय का मतलब क्या समझेंगे यहाँ पे कि मान लेते हैं कि हमारा प्यारा भारत है, ये केवल देश के अंदर ही होता है। ये आपका देशीय और अंतर्देशीय में बात करें तो भारत के अंदर जो नदियों के द्वारा व्यापार हो रहा है, नदियों के द्वारा ट्रांसपोर्ट हो रहा है या झीलों के द्वारा हो रहा है, यही आपका जो है अंतर्देशीय वाला काम है। लेकिन विदेशों की बात करते तो किसी समुद्रों से व्यापार हो रहा है, वो आपका विदेशीय है या देशीय कह सकते हो आप लोग उसे, ठीक है। जैसे भारत के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर नेशनल वाटरवे नंबर 2 बना हुआ है, ठीक है। गंगा नदी तंत्र है आपका प्रयागराज से लेके और हल्दिया के बीच का है, ठीक है। गंगा नदी वाला इलाका नेशनल वाटरवे नंबर 1 है हमारा, ये आगे पढ़ेंगे इसे हम लोग डिटेल से। नील नदी का आप कह सकते हो दुनिया वाला, ये तो आप जानते ही हैं दुनिया की सबसे लंबी नदी है नील नदी, ठीक है। और ये आपके विश्व के प्रमुख समुद्र मार्ग है या हवाई पथ है, ठीक है। जैसे आपको ये लाइनों से दिखाया गया है, जैसे सैंटियागो से लेके लॉस एंजलिस या सैन फ्रांसिस्को के बीच में है, ठीक है। रियो डी जनेरियो ये आपका ब्राजील का एक बहुत अच्छा शहर है जहां पे 2016 के ओलंपिक हुए थे। इसके बीच में जोहान्सबर्ग से जुड़ा हुआ है, मॉरिशस से जुड़ा हुआ है, इधर ऑस्ट्रेलिया के पर्थ से भी ये जुड़ा हुआ है। मॉरिशस जो है इधर हमारे मुंबई से भी जुड़ा हुआ है डायरेक्ट आपका, ठीक है। तो देखिएगा दुनिया भर में कैसे कनेक्टेड है। मॉरिशस डायरेक्ट नौरोबी से जुड़ा हुआ है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक बार इस पे जो है निगाह जरूर मार लीजिएगा। अब हम घर बैठे ही रेल, प्लेन और सिनेमा या होटल के लिए टिकट वगैरह आरक्षित कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन के माध्यम से आप अपने रेल की बुकिंग भी कर सकते हैं, एरोप्लेन की कर सकते हैं, सिनेमा की तो हम लोग करते ही आए हैं ही।
तो आज हम इस तरह से लोगों और सेवाओं के संस्थानों के बीच में तेजी से बातचीत के कारण एक बड़े विश्व समाज के रूप में देखते हैं। इसे हम लोग जनसंपर्क के नाम से भी पुकारते हैं। बहुत बड़ा एरिया जो है, या यूं कहिएगा आप लोग, इंस्टीट्यूशंस इन द वे में हम लोग आ चुके हैं। बहुत लार्ज एरिया के अंदर हम लोग जो है ग्रो कर चुके हैं। दुनिया के किसी भी कोने में हम लोग पहुंच चुके हैं। केवल इंटरनेट के माध्यम से एक पल में उसकी जानकारी ले सकते हैं। बस इतना ही था आज का लेक्चर। बहुत ही आसान सा चैप्टर था, छोटा सा चैप्टर था, और कुछ एक इफेक्ट थे जो आपको याद करने थे। कल फिर रात को 8 बजे हाजिर होऊंगा एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 लेके। तब तक के लिए आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। सभी लेक्चर्स की अपडेट के लिए कई बार क्या होता है, कुछ काम हो जाता है, व्यस्त होने की वजह से लेक्चर को आगे पीछे कर जाना पड़ता है, तो मैं सारी अपनी इन्फॉर्मेशन जो है या जो भी आपको सूचना देनी होती है तो मैं अपने टेलीग्राम के माध्यम से ही दिया करता हूँ। स्टार IQ PDF टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं सारी अपडेट्स, लेक्चर होगा कब नहीं होगा, क्या क्विज है, सब चीज़ें आपको यहीं बताया करता हूँ मैं। क्विज के लिए आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे सभी लेक्चर्स की अपडेट के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, शेयर कर सको तो कर देना, वरना खुद तो पढ़ ही लेना यार।